जब तक ईवीएम है बिल्कुल रहेगी, इसमें वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। वो ईवीएम के सीएम बने या कोई भी बने, वो ईवीएम का सीएम होगा। हमारे प्रधानमंत्री ईवीएम के पीएम है ना। तो बंगाल में और देश के सभी राज्यों में, और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो उससे भी ज्यादा बुरी हालात हैं। मैंने बोल रखा है ना, आज से थोड़ी बोल रखा है, 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ सकती थी लोकसभा में अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते। धांधली ना हो तो 50 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में। धांधली, हर प्रकार की धांधली, और सबसे बड़ी धांधली ईवीएम के माध्यम से 50 सीटों से ज्यादा आती है। 51वीं सीट जो आई है वो धांधली से आई है। इसी प्रकार से 10% सीटें आती बंगाल में सिर्फ बीजेपी की, और वो भी तब जबकि विपक्ष आपस में लड़ रहा था। 10 से 11वीं सीट जो आई है, 10% के बाद 11वें% पे या 10% और 1वीं सीट जो आई है वो बेईमानी से आई है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, सब देश की जनता जाती है। राहुल जी कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। बिहार में तो अंदाजा आपको नजर आई गया ना, नीतीश कुमार जी जैसे नेता को हटा दिया ना, उनको भी तो बोला होगा आपकी थोड़ी वोटें आई हैं, वोटें तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन की आई थी, हमने ही तो दिलवाई है आपको, तो आप हटो। नीतीश कुमार जी कैसे चुपचाप हट गए? और कोई सबूत चाहिए आपको? तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा क्या? भरोसे की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोलता है। अभी लेटेस्ट पवन खेड़ा जी के केस में नहीं बोला है कि यहाँ क्यों आ गए पहले? सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही, इतना सारा काम है। अभी साबरीमाला का केस चल रहा है, उसमें 9 जज साहब हमारे रोज के हिसाब से इतनी सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे वर्कलोड बहुत है, मैं और कोई बात नहीं कह रहा हूँ। और उससे पहले संवैधानिक पद और दूसरे भी तो अदालतें ही है ना। और एक हमारा सिस्टम है ना, नीचे से ऊपर जाना होता है। ऊपर कौन जाता है? जो आरएसएस का आदमी है वो सीधा ऊपर जाता है, जो आरएसएस का स्लीपर सेल है वो सीधा ऊपर जाता है। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। मेरी तो समझ यही कहती है, कोई भी आदमी भाग के सुप्रीम कोर्ट सीधा जाता है वो आरएसएस के इशारे पे जाता है। नीचे जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। कोई मजबूरी में, जैसे कोई सामने वाली पार्टी चली जाए, तब हमें जवाबी कार्रवाई में मजबूरी में रिस्पोंडेंट बन के, यानी कि जो एक वादी होता है और एक वादी के सामने जो परिवादी होता है, वो बन के जाना तो मजबूरी होती है। खुद नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी, ऐसा मेरा सलाह है। क्योंकि जो खुद जाता है सुप्रीम कोर्ट, पहले ये मेरा कहना है कि वो आरएसएस के इशारे पे जाता है। बड़े बड़े मुद्दों में आरएसएस ही अपने स्लीपर सेल्स को सुप्रीम कोर्ट भेजती है ताकि सुप्रीम कोर्ट से हार जाएं और निचली अदालतें भी फिर कुछ कर ना पाए। चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार बंगाल में की सड़कों पर घटनाएं देखने को मिली, आगजनी हुई और तमाम मारपीट की घटनाएं सामने आई। देखिए, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जाम्पल दिया ही था। इजराइल देश ज़ायनिस्ट चला रहे हैं, और ज़ायनिस्ट की मानसिकता को समझने के लिए एक लेटेस्ट जो एप्स्टीन फाइल्स आप सबने सुनी होंगी। एप्स्टीन मानसिकता मतलब ज़ायनिस्ट मानसिकता। उस मानसिकता वाले देश को प्रधानमंत्री जी फादरलैंड बता रहे हैं, मोदी जी। तो वो वाली मानसिकता तो उनकी एक तरीके से बड़ी रिस्पेक्टेड मानसिकता है ना उनकी। और वो मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है, ऐसे मानसिकता के व्यक्तियों से, या ऐसी मानसिकता को मानने वाले व्यक्तियों से, या वैसी मानसिकता इतनी सी भी रखने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मोदी जी कि बदले की नहीं, बदलाव की। मैं मोदी जी कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे आरएसएस और बीजेपी के लोगों से जो फादरलैंड एप्स्टीन फाइल वालों को बताते हैं, एप्स्टीन टाइप के लोगों को फादरलैंड बता रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों को, उस देश को फादरलैंड बता रहे हैं, उनकी मानसिकता से क्या आप उम्मीद करते हो कोई भी इंसानियत भरा काम करने की? वो तो कोई इंसानियत वाला, न्याय वाला, बाबा साहब के संविधान वाला, बराबरी वाला कार्य करने की क्षमता ही नहीं रखते। वो कर ही नहीं सकते कोई अच्छा काम। जो भी काम करेंगे एप्स्टीन मानसिकता वाला काम करेंगे। वही हो रहा है बंगाल में, क्या पूरे देश में हो रहा है, अलग अलग तरीके से। सर, क्या चुनाव रद्द हो सकता है जो बंगाल का नतीजा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी जाएंगे तो रद्द हो सकता है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस चाहती है वो जाएं। जो लोग उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे वो आरएसएस के लोग हैं, उसमें मुझे 1% भी शक नहीं है। तरीका एक ही होता है, और वो तरीका मैंने आपको बता दिया है अभी। हर एक कैंडिडेट जो हारा है उसे अपनी एक इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी तैयारी ठीक से करनी पड़ेगी, अच्छे वकीलों से बात करके। वरना अगर वैसे ही आरएसएस वाले स्लीपर सेल से सलाह लेके केस डालेंगे तो वही होगा अंजाम जो बाकी सब जगह हुआ है। बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे ईवीएम की बुनियाद पे ही चुनाव रद्द हो सकते हैं। उसका तरीका हम लोगों के पास है, हमने करके भी दिखाया है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि स्लीपर सेल्स जो विपक्ष के नेता हैं वो हमसे बात नहीं करने देंगे। अगर मैं भी आज ईवीएम का आंदोलन छोड़ दूं तो आरएसएस मुझे सभी विपक्ष के नेताओं से बात खुद ही करवा देगी। क्या रास्ता है चुनाव रद्द कराने का? मैंने आपको बताया ना, पिटीशन हर एक
जो लोग हारे हैं असम बंगाल में, उनको अपनी अपनी पिटिशन डालनी पड़ेंगी अच्छे से तैयारी करा के, अच्छी वाली पिटिशंस, और अच्छे से लड़ना पड़ेगा। साथ के साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट वाला जन आंदोलन भी साथ के साथ जारी करना पड़ेगा, तब इसमें जल्दी नतीजे आने की संभावना बहुत बड़ी है कि अदालतें अगर फैसला करेंगी, जल्दी करेंगी, तो फिर चुनाव ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रद्द होने के चांसेस पूरी तरीके से हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह में ट्वीट किया कि 2 लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें आई थी, हर छठा सीट, हर छठा एमपी जो है चोरी से बना हुआ बीजेपी का। अब इसके बारे में राहुल जी बड़े नेता हैं, उनके पिताजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो हर बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो भारत के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी इस देश को लूट ना सके, इस देश के लोकतंत्र को लूट ना सके, और वो इस काम में रिजल्ट लाने में असफल रहे हैं आज तक। हालांकि उनमें क्षमता है। दुख की बात यह है कि क्षमता होने के बाद विफल हो रहे हैं, और उसकी वजह एक ही है, स्लीपर सेल्स के चुंगल में है वो। इसलिए राहुल जी इस समय कुछ भी बात करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जनता रिजल्ट चाहती है। अगर मोदी जी की बुराई कर रही है, वो देश लूट रहे हैं, तो राहुल गांधी जी फेल हो रहे हैं उनको रोकने में। इसके बारे में कोई बहानेबाजी या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चल सकती। जनता रिजल्ट चाहती है, जनता जवाब चाहती है विपक्ष के सभी नेताओं से। इसके बारे में अगर हम लोग भी नहीं बोलेंगे तो हम लोग भी देश से ईमानदारी से वफादारी नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी के सीएम फेस है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि बंगाल में 100 साल तक बीजेपी रही। इतना कॉन्फिडेंस किस तरीके से आ जाता है उनके अंदर? जब तक ईवीएम है बिल्कुल रहेगी, इसमें वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। वो ईवीएम के सीएम बने या कोई भी बने, वो ईवीएम का सीएम होगा। हमारे प्रधानमंत्री ईवीएम के पीएम है ना। तो बंगाल में और देश के सभी राज्यों में, और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा बुरी हालात हैं। मैंने बोल रखा है ना, आज से थोड़ी बोल रखा है, 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ सकती थी लोकसभा में अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते। धांधली ना हो तो 50 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में। धांधली, हर प्रकार की धांधली, और सबसे बड़ी धांधली ईवीएम के माध्यम से 50 सीटों से ज़्यादा आती है। 91वीं सीट जो आई है वो धांधली से आई है। इसी प्रकार से 10% सीटें आती बंगाल में सिर्फ बीजेपी की, और वो भी तब जबकि विपक्ष आपस में लड़ रहा था। 10 से 11वीं सीट जो आई है, 10% के बाद 11वें% पे या 10% और 1वीं सीट जो आई है वो बेईमानी से आई है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, सब देश की जनता जाती है। राहुल जी कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। उसी प्रकार से ये बात भी है, ईवीएम के सीएम बनाना है, किसी को बनाते रहो। और इसीलिए अमित शाह जी ने, जो लोग बिल्कुल नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में भी नेता नहीं थे, आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के बाद जगह यादव साहब को बना दिया। क्या बोला होगा, क्या अंदाजा लगाते हैं हम लोग, शिवराज सिंह चौहान जी को क्या बोला होगा, तुम थोड़ी चुनाव जीते हो, मैंने जितवाया है ईवीएम से। उसी प्रकार से शर्मा जी को बना दिया राजस्थान में, वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा, जो भी बात है, वो बड़ी नेता तो नहीं है बीजेपी की, उनको एकदम साइडलाइन करके एक नए नेता को बनाने की क्षमता क्यों आती है अमित शाह जी और मोदी जी में? क्योंकि वो सीधी सीधी ये बात बोलते होंगे, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि भाई तुमने थोड़ी वोट लिए हैं, मैंने दिलवाए ईवीएम से वोट, तो मैं ही बनाऊंगा, अगली बार हरवा दूंगा नहीं तो इलेक्शन तुम्हें भी। ये सब बोलते होंगे ना वो, ऐसा हमारा अंदाजा है, लेकिन ये सही अंदाजा है। इसी प्रकार से बंगाल में भी हो रहा है, और बिहार में तो अंदाजा आपको नजर आ ही गया ना। नीतीश कुमार जी जैसे नेता को हटा दिया ना, उनको भी तो बोला होगा आपकी थोड़ी वोटें आई हैं, वोटें तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन की आई थी, हमने ही तो दिलवाई हैं आपको, तो आप हटो। नीतीश कुमार जी कैसे चुपचाप हट गए? और कोई सबूत चाहिए आपको? हम तो लॉजिक से सबूत बताते हैं साहब। सर आखिरी प्रश्न, क्या अगर चोरी पकड़ी जाती धांधली कोर्ट में तो इन तमाम नेताओं के खिलाफ, जो बड़े नेता है, पीएम हो गए, सीएम हो गए, कार्रवाई हो सकती है? पहले पकड़ी तो जाए। जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। पहले पकड़ने का काम तो करें, पिटीशंस तो डालें, आंदोलन तो शुरू करें। अभी हम उस रास्ते की तरफ एक कदम भी बढ़े नहीं, और हम चाहते हैं कि उसकी मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है। अभी ये बहुत कठिन लड़ाई है, ऐसा नहीं है, इसमें कुर्बानियां चाहिए होंगी। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, कुर्बानियां चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और 50,000 करोड़ की जो लूट हुई थी, अगर उसके सबूत हैं तो उसको फॉलोअप नहीं करना चाहिए क्या कांग्रेस पार्टी को और पवन खेड़ा जी को?
वो मुद्दा था या उनकी एंटीसिपेटरी बेल? संविधान बचाने का मुद्दा क्या होता है? 50,000 करोड़ अगर वो कह रहे हैं, उनके पास सबूत हैं, कोई चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी माध्यम से 50,000 करोड़ देश का चुरा गए और वो एंटीसिपेटरी बेल लेके खुश हो गए अपनी और बता दिया संविधान बच गया। संविधान तो खत्म हो गया अगर आपके पास 50,000 करोड़ के सबूत हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, तो संविधान तो खत्म ऐसे हो रहा है ना, आपकी जेल जाने से संविधान खत्म नहीं हो रहा था। तो ये विपक्ष का जो नाकामी है वो सबसे बड़ा नुकसान कर रही है देश में, और देश की जनता को विपक्ष से भी सवाल पूछने पड़ेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हमें रिजल्ट चाहिए, वरना हम आपके भी खिलाफ हो जाएंगे। हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, नए लीडर बनाएंगे, नई विपक्ष की पार्टियां बनाएंगे। कोई देश बंधुआ मजदूर नहीं है विपक्ष की पार्टियों का भी।